हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सचिन, आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो हिस्ट्री जीनियस में आप सभी का बहुत ही प्यारा अभिनंदन, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। पहले तो सभी देशवासियों को मेरी तरफ से 75वां स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं और सभी को जय हिंद, जय भारत। आज हम उन मुद्दों पे बात करेंगे और उन बातों पे बात करेंगे कि जो भारत के लिए बहुत ही जेन्युइन मुद्दे हैं, बहुत ही एक अच्छे मुद्दे हैं, जिन्हें वास्तव में भी जिनके बारे में हम यूथ को सोचना चाहिए। ये वीडियो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यूथ के लिए है कि जो यूथ है आजकल का, वो क्या सोच रहा है, उसकी विचारधारा क्या होनी चाहिए अपने देश के प्रति। इन सब बातों पे आज बात करेंगे, क्योंकि आज 15 अगस्त है। आज हमारे देश के लिए सबसे बड़ा दिन है। आज से बड़ा दिन हमारे देश के लिए हो ही नहीं सकता है। आज का दिन पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जानों की आहुति दे दी, अपने जान का बलिदान कर दिया, अपनी देह का बलिदान कर दिया, अपने प्राणों की बाजी तक लगा दी, लाठियां खाई, अंग्रेज़ों से गोलियां खाई। जलियांवाला हत्याकांड तो आपने सुना ही होगा, कितना दर्दनाक, कितना खतरनाक और कितना ही शर्मसार था। क्योंकि वहाँ पर बताते हैं कि बच्चों पे तक रहम नहीं किया गया था, बूढ़ों पे तक नहीं रहम किया गया था, गोलियों पे गोलियां बरसा दी गई थी और किसी को बख्शा नहीं गया था। तो इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र रखते हुए आज हम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की इस पावन पर्व पर विचारों के संवाद एपिसोड 2 में बहुत सारे मुद्दों पर बातें करेंगे और बहुत ही अच्छी डिबेट करेंगे और बहुत ही अच्छे लोगों से, बहुत ही बुद्धिजीवी लोगों से 15 अगस्त के उपलक्ष्य के बारे में और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में हम वार्तालाप करेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो 15 अगस्त है ये क्यों मनाया जाता है। मेरे ख्याल से हर एक देशवासी को पता होना ही चाहिए और ये जेन्युइन है कि पता हो आप सभी लोगों को, और पता होगा मेरे नज़रिए से कि 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं। आज हमें पूर्ण रूप से आज़ादी मिली थी, पर सोचने वाली बात ये है कि क्या वास्तव में भी हम पूर्ण रूप से आज़ाद हैं? क्या वास्तव में भी हम पूर्ण रूप से आज़ाद हैं? क्या हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बहन पूर्ण रूप से आज़ाद हैं? उस सोच से आज़ाद हैं जो भारत के व्यक्ति और भारत के बुज़ुर्गों के अंदर आज भी कहीं ना कहीं विकसित है, कहीं ना कहीं उनके अंदर दबी हुई है, जिसके कारण आज महिलाओं को वो पूर्ण रूप से सम्मान नहीं मिल पा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सम्मान नहीं मिल पा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ मिल रहा है, लेकिन 100% नहीं मिल रहा है जैसा कि बाहर की कंट्रियों में मिलता है। और वो हम उस नियम को हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे समाज में ऐसे कुछ अपवाद हैं जिनके कारण हम पिछड़ चुके हैं और देशों के साथ हम कंपटीशन में नहीं हैं। कंपटीशन का मतलब यही नहीं है कि हमारा देश एक महान शक्ति बन जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। कोई भी देश महान जब ही बनता है जब उस देश के लोग महान होते हैं। कोई भी देश शक्तिशाली जब बनता है जब उस देश के लोग शक्तिशाली होते हैं। कोई भी देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जब अच्छी होती है जब वहाँ के लोगों की इकोनॉमी अच्छी होती है। कोई भी देश खुश जब होता है जब वहाँ के लोग खुश होते हैं। अब बात करते हैं कि पूर्ण रूप, मेरा सबसे आज का अगर टैगलाइन होगा तो वो होगा, क्या हम वास्तव में भी आज पूर्ण रूप से आज़ाद हैं? सबसे सोचने वाली बात यही है, क्या रियलिटी में हम पूर्ण रूप से आज़ाद हैं? क्या कुपोषण से हम पूर्ण रूप से आज़ाद हैं? क्या चोर, डकैती, गुंडागिरी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुपोषण हो गया, भुखमरी हो गया, बलात्कार हो गए, इन सभी से क्या हमारे देश को छुटकारा मिल गया है? नहीं मिल गया है। तो इन्हीं मुद्दों पे हम आज बात करेंगे और इन्हीं मुद्दों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि क्या क्या। अब जानकारी देता हूँ रेप के बारे में कि हमारे देश में रेप का क्या आंकड़ा है। अगर आप सुनोगे तो वास्तव में भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वास्तव में भी ये आंकड़ा है हमारे देश का। और यूपी जिसमें अव्वल है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश। यूपी इतना बड़ा राज्य है जिसमें विधानसभा और राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। वहाँ पे कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन तब भी ये सब होता है। क्यों होता है भाई? लोगों की अप्रोच गलत है, या कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं जिसके ज़रिए से हम अपने समाज में कुछ ऐसे परिवर्तन ला सके जिसके कारण हमारी कोई भी बहन, माँ, बेटी या कोई भी जो बलात्कार का शिकार ना हो। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा और सबसे भयानक
क्राइम मैं मानूंगा इसको। और इस क्राइम की मेरे ख्याल से कोई भी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। इस क्राइम में ओनली आपको दंड ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये सबसे दर्दनाक क्राइम होता है। किसी भी व्यक्ति और किसी भी जिस पे गुजरता है उसको तो पता ही चलता ही है, क्योंकि उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। लेकिन जो करते हैं उनको तो इतना दर्दनाक सज़ा देनी चाहिए कि जो आगे वाला यूथ है या जो देखते हैं न्यूज़ को, उन्हें पता चले कि हाँ, ऐसा तो बिल्कुल ही मानसिकता हमें नहीं लानी है, कि ये सब तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आंकड़ा बताता हूँ आपको। NCRB का आपने नाम सुना होगा, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का। तो उस ब्यूरो में आप जाइएगा तो मैं ये कहता हूँ कि ये वेबसाइट तो आप सभी लोग सर्च कीजिएगा, क्योंकि उस वेबसाइट पे इंडिया के हर एक आंकड़े बताए जाते हैं। क्योंकि आज भूखमरी से हमारे देश में कितने बच्चे मरे, कुपोषण के कारण आज कितने बच्चे कुपोषित हुए, हमारे देश का किस ग्लोबल इंडेक्स में क्या स्थान है, हमारा देश कितना खुश है, हमारी देश की इकॉनमी सिस्टम क्या है, ये सब चीज़ों का उसमें आंकड़ा आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं रेप के बारे में आज बात करूंगा। तो रेप के बारे में मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं आपको कि रेप के क्या आंकड़े होते हैं। तो भारत में हर 14 मिनट के अंदर, सुनिएगा आप लोग, भारत में हर 14 मिनट के अंदर एक लड़की, महिला या स्त्री का रेप किया जाता है। सोचिएगा, 14 मिनट के अंदर। और हर एक दिन के अंदर 87 व्यक्तियों का या महिलाओं का, ठीक है, और हर एक साल 32,033 लोग इस क्राइम का शिकार होते हैं। तो ये आंकड़ा अगर हम सुनेंगे और इस आंकड़े को हम देखेंगे तो हम बहुत ही अपने आप को बोलते हैं गिल्टी फील करेंगे, क्योंकि ऐसा क्या नियम और कानून बनाए जाएं जिससे हम इनको रोक सकें। देखो, हम सरकार को हमेशा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती है। भाई, हमें भी कुछ करना होगा। ठीक है, सरकार जितना कुछ कर रही है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन हमें मान के चलिएगा, अगर रात के 12 बजे कोई भी महिला अकेले रोड पे आपको दिखती है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर आप कभी भी मिलते हैं तो। अब ऐसा नहीं, अगर कोई पीड़ित है तो हम उसको इग्नोर कर दें। ठीक है, इग्नोर करने से क्या होता है, जो हमारे समाज में अपवाद होते हैं, जो दुष्कर्मी होते हैं, उनको बहुत ही बढ़ावा मिलता है और वो उस क्राइम को अंजाम दे देते हैं। तो उस क्राइम को अंजाम ना देने के लिए उस व्यक्ति का हम सपोर्ट कर दें, उसकी उस समय हेल्प कर दें कि आपको बहन जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब छोटी छोटी बातों से हम बड़े बड़े क्राइम को रोक सकते हैं। जैसे एक मैं दुर्घटना बताता हूँ आपको। जैसे रोड पर आपने देखा होगा कि जब लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोगों की अप्रोच होती है कि नहीं, हमें उसकी हेल्प नहीं करनी है, अगर हेल्प करेंगे तो पुलिस केस बन जाएगा, यही सोचते हैं ना। लेकिन ये अप्रोच तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति रोड पे उसका एक्सीडेंट हुआ है तो हमें तुरंत उसकी हेल्प करनी चाहिए। हमारे हेल्प करने से अगर किसी व्यक्ति की जान बच जाती है तो वो बहुत ही अच्छा होता है। और पुलिस केस का तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप लोग समझते हो कि नहीं, पुलिस केस बन जाएगा, और पुलिस केस बन भी जाएगा तो हम बता देंगे हम हेल्प कर रहे थे, कोई गुनाह तो कर नहीं रहे थे, क्योंकि प्रमाण को वो कहते हैं, सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखो, सबसे पहले तो बहुत सारे आज मैं मुद्दे गिनाना चाहता हूँ, जिन मुद्दों पे आज हम कुछ बुद्धिजीवी लोगों से बात करेंगे। जैसे सबसे पहले मुद्दा होगा डकैती हो गई, लूटपाट हो गई, हत्या हो गई, एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम हो गया, मेडिकल सिस्टम हो गया, रेप हो गया, कुपोषण, हत्या, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज हम बुद्धिजीवी लोगों से बात करेंगे और उन मुद्दों के बारे में जानेंगे कि उन मुद्दों में हम उन मुद्दों या उन जो तकलीफ़ें हैं हमारे समाज में उनको कैसे दूर किया जाए। ठीक है, और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो 15 अगस्त है उसको सही तरीके का मनाने का मेरा नज़रिया ये है कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से, फेसबुक पे पोस्ट करने से, ट्विटर पे कुछ लिख देने से आप अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन आप दिल से पूछिएगा कि वास्तव में भी क्या 15 अगस्त आज़ादी को हमने सही तरीके से सेलिब्रेट किया है? क्या कुछ अपने देश को दिया है सिर्फ स्टेटस और एक पोस्ट के अलावा? और कुछ एक सर ने पोस्ट की थी ओलंपिक के बारे में, मैं वो पोस्ट आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छी पोस्ट लगी, वो मैंने शेयर भी की है वो पोस्ट, कि ओलंपिक में आज हमें एक ही गोल्ड मिला है और हम बात करते हैं और देशों के कंपटीशन करने में। तो उसका मुद्दा क्या है, उसकी समस्या क्या है कि सिर्फ हमारा देश एक ही गोल्ड ले पाया है। उसकी समस्या हम सरकार को नहीं देंगे कि सरकार कुछ नहीं करती है। अरे यूथ को करना है, यूथ पबजी में ही लगी है।
यूथ फेसबुक में ही लगी है, तो कहाँ से गोल्ड ले आओगे आप। यूथ अपनी डाइट पे फोकस ना करके मोमोज़ में लगे हुए हैं, मोमोज़ खा रहे हैं, फिंगर खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, तो कहाँ से हम गोल्ड ले आएंगे। अपनी फिटनेस पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और एजुकेशन सिस्टम पे तो हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। नींव तो हमारी एजुकेशन सिस्टम की ऐसी कर दी गई है कि बच्चा रिस्क लेने से डरता है। बच्चे को 1 से लेकर BSc तक तो उसको यही नहीं पता होता है कि फ्यूचर में हमें करना क्या है। जब वो बेचारा BSc ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तब उसको कुछ ज्ञान आता है कि हाँ हमें वास्तव में भी कुछ अपने फ्यूचर के प्रति करना है। और उससे पहले तो वो बेचारा बस वही पुराने सिलेबस में घिसा पिटा सिलेबस पढ़ता रहता है। और आप खुद ही जानते हो कि BSc कोई भी बच्चा अगर BSc करता है तो उसकी एज हो जाती है 20, मेरे ख्याल से 20+ हो जाती है। अब आपने फेसबुक जो चलाते हो, फेसबुक के जो संस्थापक हैं जिन्होंने फेसबुक क्रिएट किया था, मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, मार्क जुकरबर्ग ने उस समय फेसबुक को बना के और पूरे वर्ल्ड में लॉन्च कर दिया था और वो अरबपति खरबपति बन गए थे जिस समय हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। तो आप खुद सोचिएगा कि उनकी अप्रोच और हमारी अप्रोच में कितना डिफरेंट है। तो आज मैं सबसे पहले वो पोस्ट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ जो मेरे सर विवेक पांडे सर ने उस पोस्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा है। तो हमें वो काफ़ी अच्छी भी पोस्ट लगी और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा ज़रा थोड़ा, बहुत ही क्रिएटिव वो पोस्ट है। वाकई में ये इंडिया का कटु सत्य है कि ये वास्तव और इसको झुटलाया भी नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि हैंगसोंग और फहियान आदि ने भारत को घूमा। ठीक है, ये चीन के 2 यात्री थे जिन्होंने भारत को घूमा और जाकर चीन में बताया कि गुरु इंडिया में तो टिकटॉक और मोमोज और चाउमीन का बहुत ही बड़ा मार्केट है। ठीक है, तो फिर क्या था, चीन ने ये सब भारत भेज दिया और खुद टोक्यो ओलंपिक में 88 मेडल जीत लिए। हम तो उसके 1 डिजिट में भी नहीं आते हैं। हमने कितने कितने मेडल जीते हैं टोटल 8। तो खुद ये सोचने वाला विचार है। ठीक है, अब ये तो देखो, पहले ही मैं कहूँगा कि हमें सरकार को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है कि सरकार ये करती है, सरकार वो करती है, सरकार ये योजना नहीं ला रही है, सरकार वो योजना नहीं ला रही है। हाँ, तो ये सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। यूथ को देखो, किसी भी देश को बदलने के लिए या किसी भी देश को गलतियों को सुधारने के लिए या किसी भी देश में जो भी अपवाद होते हैं उनको दूर करने के लिए यूथ को आगे बढ़ के आना पड़ता है। क्योंकि जब तक यूथ कुछ नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक अप्रोच और होती है या एक अप्रोच हमारे समाज में ये डाली गई है कि पॉलिटिक्स में सिर्फ गंदे लोग आते हैं। यही अप्रोच है। अच्छे जो बहुत ही एजुकेटेड लोग होते हैं वो IAS, DM, PCS, RO या विकासखंड अधिकारी ये बनते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं बनना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप अपने आप को पॉलिटिक्स में ज़रूर उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में जाएंगे तो आप सही तरीके से सही आंकड़ों के साथ जनता को समझा पाएंगे और सही योजनाएं जनता के प्रति प्रस्तुत कर पाएंगे। यही सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। और अब मैं जो बुद्धिजीवी लोग हैं समाज के उनसे हम वार्तालाप करेंगे और उनके विचारों और उनके अप्रोच के साथ हम अपने इस इंटरव्यू को ख़त्म करेंगे। अभी तो बहुत सारे इंटरव्यू होंगे, आपको देखना होगा आगे चल के कि कैसे क्या बहुत ही अच्छे लोगों के इंटरव्यू होंगे जो अपनी अप्रोच को आप सभी के प्रति बताएंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए 15 अगस्त के दिन और हमें किन किन बातों, मेडिकल सिस्टम पे क्या करना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम पे क्या करना चाहिए, रेप को कैसे दूर करना चाहिए, रेप के जो अपराध होते हैं उनको कैसे कम करना चाहिए, जो छोटे छोटे बालक और जो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं उनसे क्या करना चाहिए। तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में और आज मैं शहीदों को याद करता हूँ जिन शहीदों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपनी जानों की आहुति दे दी। इन्हीं एक शहीद को मैं याद करते हुए उनकी स्टोरी सुनाना चाहूँगा आपको और उसके बाद मैं अपने शब्दों को वाणी को विराम दूंगा और फिर मैं बहुत सारे इंटरव्यू लूँगा और वो आप सभी को बताऊँगा कि क्या क्या अप्रोच होगी। ठीक है, तो आप सभी ने भगत सिंह का नाम तो सुना ही होगा। मेरे ख्याल से हर एक यूथ ने भगत सिंह का नाम सुना होगा। भगत सिंह ने अपनी आवाज़ को
भारत के हर कोने कोने में पहुंचाने के लिए। आपने सुना होगा कि संसद में उन्होंने बम फेंका था, तो बम उन्होंने इसलिए नहीं फेंका था कि नहीं वहाँ के लोगों को उन्हें मारना है। बम उन्होंने सिर्फ इसलिए फेंका था कि मुझे अपनी आवाज़ भारत के हर गांव, हर गली, हर नुक्कड़, हर शहर में उनकी आवाज़ पहुँचे कि हाँ, अब इंकलाब जिंदाबाद का समय आ गया है। अब हर एक यूथ और हर एक नागरिक अपने घर से बाहर निकले और पूर्ण रूप से पूर्ण स्वतंत्र भारत देश की मांग करे। ठीक है, यही सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और अब कुछ बुद्धिजीवी लोगों से बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आज मैनपुरी के महाराजा तेज सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए हैं और ओपीटी के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जी से हम बात करेंगे, जिनका नाम AK पचौरी जी है, जो OPD के मुख्य एक अधिकारी के रूप में नियुक्त हैं और बहुत ही कर्मनिष्ठ एक डॉक्टर हैं। उनके विचारों के बारे में आज हम उनसे पूछेंगे कि मेडिकल सिस्टम में आज हम क्या बदलाव कर सकते हैं। मेडिकल सिस्टम आज हमारा भारत का कितना उच्च लेवल तक पहुंच गया है और 1000 लोगों पर भारत में कितने डॉक्टर आज उपस्थित किए गए हैं। इन सभी चीज़ों के जवाब हम मांगते हुए AK पचौरी सर की ऑफिस में चलते हैं और जानते हैं कि उनके इस अप्रोच या इस मुद्दे पर उनके क्या विचार हैं। आइएगा। आज हम AK पचौरी सर OPD के मुख्य चिकित्सक अधीक्षक जी के पास आए हैं और पहले तो सर को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और 2-3 क्वेश्चन होंगे सर से और सर की अप्रोच में जानना चाहूँगा कि उस जो क्वेश्चन होंगे उन पे हम क्या विचार कर सकते हैं। यूथ हमारा उन क्वेश्चनों को कितना सही ढंग से लेगा और उन पे कितना काम करेगा। पहला तो सर क्वेश्चन होगा मेरा। सर पहला आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार पचौरी हूँ। यहाँ पर CMS जिला महिला चिकित्सालय पर पद पर कार्य कर रहा हूँ। सर पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि जो भारत का मेडिकल सिस्टम है आज वो विश्व के कितने उच्च स्तरीय लेवल पर पहुँच चुका है और जो कोरोना की महामारी आई थी उसमें मेडिकल सिस्टम की एक कठिन परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा में हमारा मेडिकल सिस्टम किस हद तक सफल रहा है और किस हद तक हमने अपनी देशवासियों को सुरक्षित किया है। सर आज़ादी के बाद में भारतवर्ष के अंदर हेल्थ सिस्टम काफ़ी डेवलप हुआ है, लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के सापेक्ष जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। चिकित्सालयों को और बनाया जाना चाहिए। एम्स जैसे हॉस्पिटल्स और खोले जाने चाहिए, उनको सुव्यवस्थित किए जाएं, पैरा स्टाफ पूरा पैरामेडिकल और डॉक्टर्स तैनात किए जाएं, तब व्यवस्थाएं और अच्छी सुदृढ़ हो जाएंगी। कोरोना एक पहली बार बीमारी इस विश्व में आई जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन सारे डॉक्टर्स ने, विश्व के और भारतवर्ष के डॉक्टर्स ने मिल के उसके बारे में जो जानकारी हासिल की और धीरे धीरे उसके इलाज में सुधार होता गया और जिसकी वजह से हम कोरोना को कंट्रोल कर पाए। सर हम पूर्ण रूप से तो आज़ाद हो सके हैं, पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम कोरोना से कब आज़ाद होंगे सर? कोरोना से तो जो साइंस का डेटा आ रहा है, जो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, कोरोना से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलने की संभावना कम है। कोरोना जैसे सामान्य तरह से कोल्ड फ्लू जैसी बीमारियां रहती हैं, वायरस रहती हैं, उस तरह से बाद में वो सर्वाइव करेगा। सर एक लास्ट और थर्ड क्वेश्चन होगा मेरा। ग्लोबल इंडेक्स में हमारे भारत के जो डॉक्टर हैं वो और जो भी 1000 लोगों पे या 1456 लोगों पे एक डॉक्टर उपस्थित है, अगर हम ये आंकड़ा निकालते हैं और देशों की तुलना अपने देश से करते हैं तो 1000 लोगों पे मात्र 0.8 डॉक्टर ही हमारे देश में उपस्थित हैं। तो क्या कारण है सर कि जिस कारण से हमारे देश में डॉक्टरों की कमी है? क्या यूथ में हमारी प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है या उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जिस कारण से और डॉक्टर हमारे देश में डॉक्टर की पढ़ाई करके डॉक्टर बन पाएँ? इसके क्या रीज़न हो सकते हैं सर? इकोनॉमिक रीज़न हो सकते हैं या सर प्रतिभा नहीं है हमारे देश में? हमारे देश के युवा बहुत प्रतिभाशाली हैं, प्रतिभा की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है,
आज़ादी के बाद से हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज धीरे धीरे खुल रहे हैं और अभी गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम चालू की है हर जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में बदलने की। जैसे जैसे मेडिकल कॉलेज बदलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, डॉक्टर्स का प्रोडक्शन जल्द ज़्यादा डॉक्टर्स निकलेंगे। जब डॉक्टर्स निकलेंगे तो जनसंख्या के अकॉर्डिंगली रेशियो भी कम होगा। दूसरा, हमें कंट्रोल करना होगा अपनी जनसंख्या के ऊपर भी। जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक कि कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहला और सबसे अच्छा सर का एक अप्रोच मुझे लगी है वो है जनसंख्या कंट्रोल। वास्तव में भी अगर आप एक एजुकेटेड व्यक्ति हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कितने अपने जनसंख्या या कितने बच्चों को हमें जैसे लेना है, क्या करना है, वो सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एजुकेशन सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ जाती है, मेडिकल सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि 135 करोड़ आबादी कोई छोटी आबादी नहीं है। इसको कंट्रोल करना बहुत ही कठिन कार्य माना जा सकता है। और सर छोटा सा है सर, एक और क्वेश्चन है, वो अभी तुरंत ही मेरे मन में आया है कि जो कुपोषण होता है सर, उस कुपोषण से किस तरीके से फाइट की जाए सर। मेरे ख्याल से कुपोषण का एक ही कारण हो सकता है सर, गरीबी। और सर आपके नज़रिए से सर कुपोषण का क्या कारण हो सकता है सर? नहीं, कुपोषण गरीबी तो एक कारण, एक कुपोषण के बहुत सारे कारण हैं, गरीबी उसमें से एक कारण है। कुपोषण की शुरुआत तो जब बच्चा गर्भावस्था में आता है तब से शुरू हो जाती है। अब हमारी जो माताएं हैं उनमें खून की कमी रहती है, पूरा पौष्टिक आहार नहीं ले पाती, तो बच्चा कमज़ोर पैदा होता है। पैदा होने के बाद में अधिकतर माताएं 6 महीने तक और 3 महीने तक स्तनपान नहीं करा पाती हैं। उसकी वजह से ही बच्चे में कुपोषण शिकार हो जाते हैं और बच्चों में बार बार दस्त होना, बुखार आना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होना, उसकी वजह से भी बच्चों में कुपोषण होता है। कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार बहुत से प्रयास कर रही है, स्तनपान को बढ़ावा दे रही है, बच्चों को कीड़े मारने की दवाइयाँ खिलाई जा रही हैं, एनीमिया कार्यक्रम चल रहा है जिसके अंतर्गत आयरन की गोलियाँ, आयरन की सिरप दिए जा रहे हैं और उसको बहुत ज़्यादा कुपोषित हो जाते हैं तो उसके लिए एनआरसी बनी हुई है जहाँ पर बच्चों को भर्ती किया जाता है 2 हफ्ते के लिए और उनको कुपोषण से ठीक बताया जाता है कैसे उसको खान पान रखना है और बच्चे स्वस्थ होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये इंटरव्यू ख़त्म करता हूँ और सर के साथ विचारों के साथ संवाद में बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कहा था आप सभी लोगों से कि आज बहुत ही बुद्धिजीवी लोगों से मैं आपका इंट्रोडक्शन और उन बुद्धिजीवी लोगों से कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे और उनकी अप्रोच के बारे में जानेंगे कि उनके विचार क्या हैं। तो आज हम महाराजा तेज सिंह ज़िला मैनपुरी, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के सरकारी हॉस्पिटल में आए हैं और उन जो वहाँ की LMO महिला स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर सपना चौहान जी, उनके विचारों के बारे में जानेंगे कि आज हमारे देश को 75 वर्ष हो गए हैं आज़ाद हुए और इस आज़ादी के जो 75 वर्ष का समय है उसमें महिलाओं की परिस्थिति क्या है, महिलाओं की इमेज क्या है और महिलाएं किस हद तक हमारे भारत में एक स्थान अपना बनाए हुए हैं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ और इन्हीं सभी प्रश्नों के साथ हम सपना चौहान जी से बात करेंगे और उनकी अप्रोच के बारे में जानेंगे। आइए सपना जी से हम बात करते हैं। सपना जी, पहले तो डॉक्टर सपना चौहान जी, पहले तो मैं आपको 75वां दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो आज़ादी का आज हम आज़ादी को मना रहे हैं बड़े उत्साह और बड़ी खुशी के साथ, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ये 75 वर्ष हुए हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, तो इस 75 वर्ष में हमारे देश की महिलाओं की क्या परिस्थिति है? क्या हम पूर्ण रूप से आज़ाद हम तो हो चुके हैं, लेकिन क्या हमारी महिलाएं आज पूर्ण रूप से आज़ाद हैं? क्या उन्हें सभी सुविधाएं सुलभ तरीके से प्राप्त हो पा रही हैं या नहीं? इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिएगा मैडम। जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सपना चौहान, सौशाही अस्पताल की महिला चिकित्सा अधिकारी। मेरा मानना है कि अब हमें 75 साल हो गए हैं आज़ादी की सांस लेते लेते, पर अभी भी मेरे हिसाब से महिलाओं को जितनी आज़ादी मिलनी चाहिए अभी हम काफ़ी पीछे हैं।
अब चाहे ग्रामीण परिवेश की महिलाएं ले लें हम या पढ़ी लिखी महिलाएं ले लें, अपने अपने लेवल से कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, वो इतना जघन्य कांड हुआ था उनके लिए, तो ये भी घटना जो है बहुत ही हृदय विदारक घटना थी और इससे हम लोगों को बहुत ही आहत हुआ पूरा राष्ट्र इस घटना को लेकर के। इतनी पढ़ी लिखी युवती होने के बावजूद भी उसका जो हश्र हुआ, इससे यही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं एक दूषित मानसिकता का ये द्योतक है जो कांड उनके संग हुआ है, या और भी इनके अलावा भी और जो ग्रामीण परिवेश में है। ये तो जानकारी में हमारी आ गया मीडिया के ज़रिए ही या न्यूज़ के ज़रिए कि क्या हुआ है देश में। पता नहीं ऐसे रोज़ कितनी ही घटनाएं होती हैं जो हमारे जहन में नहीं आ पाती हैं। जो महिलाओं की इस समय स्थिति है, चाहे पढ़ी लिखी हों या ग्रामीण परिवेश की हों, मेरे हिसाब से एक मानसिकता का, दूषित मानसिकता की वजह से ही है। अगर शिक्षा का अभाव है हमारे देश में अभी भी, कितना भी हम कह लें कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या आगे बढ़ गए हैं, पर सबसे ज़्यादा मानसिकता ख़राब है मोबाइल की वजह से। ये जो इस समय चल रहा है, बच्चों के पास स्कूल बंद हो गए हैं कोरोना की वजह से, तो सारे मोबाइल में जो भी चलचित्र हैं या इस तरीके की घटनाएं देख करके विकास रुक गया है लोगों का। तो मेरा मानना है कि पहले तो हमें आज़ादी का मतलब केवल यही नहीं है कि हम देश हमारा आज़ाद हो गया तो हम पूर्ण रूप से आज़ाद है। आज़ादी से मेरा मतलब है सबसे पहले हमें मानसिक आज़ादी की ज़रूरत है। हमारी सोच अगर स्वच्छ होगी, स्वच्छंद होगी, तभी हम उसका क्रियान्वयन अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मेरा मानना है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जिस तरीके से हम लोग खुशी से मना रहे हैं और दिन पर दिन बनाएं, हर साल मनाएं, पहले हमें अपनी सोच सही रखनी चाहिए। सोच आज़ाद रखेंगे, दूसरे विचारों से दूर रखेंगे, तो महिलाओं के ऊपर या समाज में और जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उनसे हम बहुत जल्दी ही छुटकारा पाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को यहीं विराम देती हूँ। और आज़ादी से मेरा मतलब पूरी तरीके से मानसिकता की आज़ादी का है। जय हिंद, जय भारत। मैडम के विचारों को सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और एक आंकड़ा मैं बताना चाहूँगा, जो प्रियंका रेड्डी के साथ जो दुर्घटना घटी थी, बलात्कार हुआ था, NCRV की रिपोर्ट के अनुसार हर 14 मिनट में भारत की एक बेटी का रेप किया जाता है और हर प्रतिदिन भारत की हर बेटी 87 बेटियों का इस दुष्कर्म में शिकार किया जाता है। और अगर हम एक वर्ष की बात करें तो 32,033 बेटियां ऐसी हैं जो इस अपराध का शिकार हो जाती हैं। तो ये बात बहुत ही सोचने वाला विषय और बहुत ही बोलते हैं कि ये समाज के लिए कैंसर होता है ना, वो एक ये है। तो इन सभी परिवर्तनों या इन सभी दुर्घटनाओं या इन सभी दुष्कर्मों को परिवर्तित करने के लिए मैडम ने बताया है कि जो हमारी अप्रोच है, जो हमारी विचार हैं, उनको सबसे पहले हमें सही करना है। हम कितने भी आज़ाद हो जाएं, अगर हमारे विचार गुलाम हैं तो हम दुष्कर्म की तरफ बढ़ेंगे, अपराध की तरफ बढ़ेंगे, लूट की तरफ बढ़ेंगे और गलत दिशा सकारात्मक से नकारात्मक की ओर बढ़ेंगे। तो पहले तो मैं मैडम को सैल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि मैडम एक महिला भी हैं और मैडम एक महिला के साथ साथ एक वॉरियर भी हैं, जिन्होंने हमारे देश को कोरोना के समय में ये खड़ी रहीं, अपने परिवार से दूर रहीं, 24 घंटे वर्क किया और हमारे देश के लोगों को सेव किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ विचारों के संवाद को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत ही बुद्धिजीवी लोगों ने, उच्च से निम्न तक के लोगों ने अपने विचारों को प्रकट किया 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। और आप लोगों ने ये जो वीडियो देखा होगा, इसमें बहुत सारी बातों को आपने देखा भी होगा, सोचा भी होगा। कुछ ऐसे मुद्दे मैंने बताए हैं जिन पे हमें विचार करना चाहिए, जैसे रेप का हो गया मुद्दा, एजुकेशन सिस्टम हो गया, मेडिकल सिस्टम हो गया, अपराध हो गए, भुखमरी हो गई, कुपोषण हो गई। ये हमारे भारत के बहुत ही जेन्युइन मुद्दे हैं। अगर हमारा यूथ इन मुद्दों पे बात नहीं करेगा तो और कौन करेगा। सरकार को मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार को हम क्रिटिसाइज़ हर मुद्दे पर नहीं कर सकते हैं, कुछ हमें भी करना होगा, सरकार का साथ देना होगा, ठीक है। तो इन्हीं बातों को लेते हुए मैं कुछ लफ्ज़ बोलना चाहूँगा कि वही डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम हमें नहीं अपनाना है जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ अपनाया था कि फूट डालो राज करो। आज कहीं ना कहीं परिस्थिति वैसी आ रही है जो
वो हमने अपने समाज में देखा है कि फूट डालो राज करो, कि अगर हमें किसी भी समाज या किसी भी देश पे राज करना है तो वहाँ पे फूट डाल दीजिएगा और आप वहाँ के एक क्षेत्र राज कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों को लेते हुए मैं कुछ अपने शब्दों को पंक्ति में व्यक्त करूँगा कि कौम को कबीलों में मत बाँटो, कौम को कबीलों में मत बाँटो, लंबे सफ़र को मीलों में मत बाँटो। कौम को कबीलों में मत बाँटो, लंबे सफ़र को मीलों में मत बाँटो। एक बहता दरिया है ये भारत, एक बहता दरिया है ये भारत, भारत देश को नदियों और झीलों में मत बाँटो। सनातन धर्म तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो विश्व का सबसे पुराना धर्म है। उसमें एक श्लोक और एक लाइन है, वासुदेव कुटुंब, जिसका कि हम 100% भारत में उसका हम उन शब्दों का अनुकरण कर रहे हैं या अनुसरण कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। वासुदेव कुटुंब एक ऐसा शब्द है, अगर कोई भी देश इस शब्द को पूर्ण रूप से अपना लेता है तो वो देश मेरे ख्याल से उच्च स्तरीय या वहाँ की व्यवस्थाएं या वहाँ की जनसंख्या या वहाँ की बहुत सारी सुविधाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही अच्छी हो जाती हैं। तो मेरा यही मोटिव होगा कि सनातन धर्म सिर्फ एक ही शब्द या एक ही लाइन पे पूरा फोकस उसने किया था, वो था वासुदेव कुटुंब। और मैं भी यही चाहता हूँ कि जो हमारा यूथ है वो वासुदेव कुटुंब शब्द को अपना टैग लाइन बना के और अपने जीवन का एक उद्देश्य बना के उन शब्दों के बारे में जाने और उन शब्दों से अपने आसपास के लोगों को समझाए कि सभी समान हैं, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, पथ निरपेक्ष है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विचारों के संवाद को पूर्ण रूप से विराम देता हूं। अब जो अगला हमारा विचारों का संवाद वीडियो आएगा उसमें और ही अच्छे मुद्दों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। 75वां दिवस की पूरे देश पूरे विश्व को मेरी तरफ से आप सभी लोगों को आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और मास्क ज़रूर लगाइएगा, वैक्सीन ज़रूर लगवाइएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।